गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल है? मस्त हो गए, बिंदास हो गए बच्चे। देखिए, हमने कल वाले लेक्चर में बच्चे क्वेश्चन नंबर 26 तक के प्रश्नों का अध्ययन किया था, जो कि हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं क्लास 10 साइंस में। केमिस्ट्री पार्ट चल रहा था बच्चे। आज हम लोग आगे की बात करेंगे 27, 28, 29, 30 यानी कि अगले जितने भी प्रश्न हैं बच्चे, इस लेक्चर के थ्रू बात करेंगे बच्चे। चलिए बच्चे, कंटिन्यू करते हैं इन क्वेश्चनों को। देखिए, पहला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान होगा। द पॉसिबल पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन वाटर इज। ठीक है बच्चे, कि द पॉसिबल पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन वाटर इज। तो भाई यहाँ पे एसिड का नाम ले लिया है बच्चे, तो ये जो 7 से ज्यादा है तो बेकार है, क्योंकि तो क्षारीय हो जाएंगे बच्चे, यानी आपके क्या हो जाएंगे बच्चे, क्षारीय हो जाएंगे, बेसिक हो जाएंगे, खलास हो गए। अब बचा ये और ये बच्चे 6.2 और 5.2 में, तो बच्चे 6.2 होता नहीं बच्चे, क्या हो जाएगा डायरेक्ट करेक्ट ऑप्शन एफ और एप्पल बच्चे, ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। नेक्स्ट है बच्चे धातु है, यानी कि मेटल इज, द मेटल इज, जो आपको एलिमेंट दिए गए हैं इनमें कौन मेटल है बच्चे। हम जानते हैं बच्चे, इधर मेटल इधर नॉन मेटल है बच्चे, तो इधर मेटल में कौन सारा, बोरान तो इधर आता नहीं, सिलिकॉन तो इधर आता नहीं, ये तो यहाँ आता नहीं, तो आता कौन है, लिथियम। हेलिना की रफ से पर्याद, हेलिना की रफ से पर्याद यानी लिथियम। लिथियम एस ब्लॉक में आता है, इस ब्लॉक में कौन है बच्चे, धातुएं हैं, और मृदाचारी धातु है बच्चे, एल्केलाइन मेटल्स हैं और मेटल्स हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे आपका, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिथियम हो जाएगा बच्चे। निम्नलिखित में क्षार धातु है, क्षार धातु, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्काली मेटल्स। एल्काली मेटल्स कौन है, हेलिना की रफ से पर्याद इधर वाले में, तो भाई बेटा मांगे कार सेंट्रो मांगो वाला तो है नहीं, एजी है नहीं, सोडियम है नहीं। अच्छा, यहां पे हम बात करेंगे हेलिना की रफ से पर्याद, तो बच्चे हेलिना की रफ से पर्याद में बच्चा आपका सोडियम आता है, और बेटा मांगे कार सेंट्रो में मैग्नीशियम आता है दोस्त। तो अगर हम बात करेंगे बच्चे कि कौन सा यहाँ पे हमारा एटम जाएगा, तो बच्चे यहां पर अगर हम बात करेंगे निम्नलिखित में क्षार धातुएं हैं, तो बच्चे अगर एस ब्लॉक देखें, है ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे, तो बच्चे इन्हें बोलते हैं, ठीक है, इन्हें बोलते हैं बच्चे क्या, हम लोग, हमको बताना क्षार धातु है। ठीक है बच्चे, तो क्षार धातु यहाँ पे मांगे यानी कि आपका सोडियम जाएगा बच्चे, ये मृदा क्षारीय धातु है बच्चे, तो कौन जाएगा ऑप्शन, सोडियम जाएगा बच्चे, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सही ऑप्शन हो जाएगा निम्नलिखित में क्षार धातु है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्काली मेटल, तो हो जाएगा बच्चे सोडियम, इधर वाली अल्काली है, इधर मृदा क्षारीय है बच्चे, तो याद रखना बच्चे आपका ऑप्शन सही जाएगा सोडियम के साथ। एंटीमनी है मेरे लाल, धातु और अधातु दोनों का बच्चे मिश्रण है, तो जब मिश्रण है तो बन जाएगा मिश्र धातु बच्चे, यानी इनएक्टिव हो जाएगा बच्चे। मेटलाइट गलत है, नॉन मेटल गलत है, और मेटल्स गलत है। एंटीमनी मिलकर बना है मेटल और नॉन मेटल से, जो नॉन मेटल और मेटल से मिलकर बनता है उसे मिश्र धातु कहते हैं बच्चे, इनएक्टिव कहते हैं। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन क्यों किया जाता है बच्चे, करेक्ट, टू कीप फूड सेफ इंस्टीड ऑफ जिंक, टिन इज यूज्ड इन कंटेनर, बताइए क्यों किया जाता है। पहला ऑप्शन है जिंक अपेक्षाकृत अभिक्रियाशील है, अगर ये कम अभिक्रियाशील होगा तो बच्चे इसका यूज करेंगे, ये तो गलत हो गया। टिन अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील है, टिन इज रिलेटिवली लेस रिएक्टिव, बिल्कुल सही बात है, ये कम क्रियाशील है इसीलिए इसके स्थान पे इसका उपयोग करते हैं, ये ऑप्शन सही। आगे देखते हैं, जिंक का गलनांक, गलनांक से कोई मतलब बच्चे होता नहीं, दैट इज ऑप्शन कौन हो जाएगा बच्चे, टिन का अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील है, इसलिए जिंक के स्थान पर इसका उपयोग कंटेनर में करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट्स विद वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर बच्चा, तो ये कापर नहीं है, आयरन नहीं है, मगर सोडियम बहुत ही आपकी क्या है बच्चे, एक रिएक्टिव मेटल्स है बच्चे, तो यहाँ पर ऑप्शन जाएगा सोडियम के साथ में। और ये बच्चे क्या करते हैं, ये बहुत ही नॉर्मल तरीके से आग भी पकड़ सकती है वायु के संपर्क आने पर। तो एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत कहलाती है, यानी एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन को परत चढ़ाते उसे क्या कहते हैं, यानी कि द ऑक्सीजन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ एल्युमिनियम इज कॉल्ड, बच्चे इसे बोलते हैं एनोडिंग, क्या करना बच्चे, एनोडिंग करना। कैटिनेशन होता नहीं, बेसब्रिकेट होता नहीं, ये दोनों नहीं है, ये मिल गया, आप भी गलत है, दैट इज ऑप्शन नंबर एक बच्चे, एनोडिंग हो जाएगा मेरे लाल। ठीक है बच्चे, स्क्रीन शॉट कर लीजिए और इसके बाद आगे के प्रश्न देखेंगे, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
चलो बच्चे आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? Which of the following metals releases hydrogen gas from cold water? तो बच्चे वाटर से क्रिया करके कौन सी गैस है जो हाइड्रो वाटर से क्रिया करके कौन सा मेटल है जो हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो बड़ा सिंपल है, कॉपर निकालेगी नहीं। क्यों 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 क्यों? रिएक्टिविटी सीरीज बच्चे, ठीक है। यानी कि बच्चा सक्रियता श्रेणी क्या कहती है बच्चे? जो मेटल ऊपर हो, यानी काशीनाथ का आलू सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन होते हैं बच्चे? के, यानी कि पोटेशियम। ये आप जब पढ़ोगे सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन होती है बच्चे? यानी आपकी ये आपकी होती है कौन बच्चे? पोटेशियम। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? पोटेशियम। तो ऑप्शन पोटेशियम। एल्युमिनियम गलत, गोल्ड गलत, कॉपर गलत। ठीक है बच्चे, ये आपका पोटेशियम कैसे आएगा? जब आप धातुओं के सक्रियता श्रेणी पढ़ोगे। क्या होता है बच्चे? काशीनाथ का माली, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी मेटल्स कौन से? पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं सक्रिय धातुओं की सक्रियता श्रेणी। ठीक है बच्चे, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है बच्चे, आगे मैट में मुख्यतः होता है, मैट मेनली कंसिस्ट ऑफ, मतलब मैट किससे मिलकर बना होता है? आयरन सल्फाइड, क्यूप्रस सल्फाइड। ठीक है, बिल्कुल सही बच्चे। अगर हम बात करेंगे तो कॉपर और ये दोनों होते हैं, यानी कि बोथ ऑप्शन जाएगा बच्चे। और COS होता नहीं है दोस्त, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा बच्चे? ये गलत, ये गलत, बोथ, ये दोनों सही। ठीक है बच्चे, याद रखना ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैट में मुख्यतः होते हैं, अर्थात मैट मुख्यतः बने होते हैं FeS और Cu2S से मिलकर बने होते हैं। अगला प्रश्न है, बाह्यतम कोश में बच्चे, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है। द एलिमेंट हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हो क्या कहलाता है? बिल्कुल सिंपल है, 7 इलेक्ट्रॉन रखने वाला एलिमेंट हैलोजन कहलाता है। और हैलोजन बच्चे क्या होता है? नॉन मेटल्स होता है। तो अधातु का ऑप्शन आपका सही जाएगा। ये आपका गलत, ये आपका गलत, ये आपका गलत। तो अधातु वाला ऑप्शन कौन जाएगा बच्चे? सही, नॉन मेटल। जैसे क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन कितना होता है? 17 होता है। तो 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। फ्लोरीन का 9 ले लो तो बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। तो जो 7 इलेक्ट्रॉन रखता है वो हैलोजन होता है। और हैलोजन आपका क्या होता है बच्चे? नॉन मेटल, यानी अधातु होता है। क्या होता है बच्चे? अधातु होता है। अधातुओं के लिए कौन सा सत्य नहीं है बच्चे? कह रहा कि धातुएं सदैव ससंयोजक यौगिक बनाती हैं। भाई सदैव तो नहीं बना सकती हैं, बनाती हैं ससंयोजक यौगिक, मगर सदैव कह रहा है मेटल्स ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, सदैव कोवेलेंट कंपाउंड बनाती हैं, ऐसा तो नहीं है बच्चे। आगे देखते हैं, धातु धनायन बनाती, बिल्कुल बनाती है भैया। धातु आपके पॉजिटिव आयन बनाती है, मेटल फॉर्म पॉजिटिव आयन। धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है, बिल्कुल जो धातु है उसमें विद्युत धारा बहती है तेजी से। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी इज फाउंड इन मेटल, बिल्कुल सही है बच्चे। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की, भैया धनायन बनाती है तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर ही तो बनाती है। तो मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, ये सही, ये सही, ये वाला आपका थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। सदैव हटा देंगे तो ये भी सही हो जाएगा बच्चे। दैट इज ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? धातुएं, सदैव वाला वर्ड गलत आ रहा है बच्चे। सदैव ससंयोजक यौगिक बनाती, सदैव नहीं बनाती है बच्चे, बनाती है बट सदैव नहीं। तो नेगेटिव का आंसर बच्चे नेगेटिव। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है? और ठोस नहीं होती तो द्रव होगी, और द्रव नहीं तो गैस। मतलब ठोस नहीं, कॉपर की बात करें तो कमरे में रखोगे नॉर्मल टेम्परेचर पे NTP पे तो भैया कॉपर रहेगा सॉलिड, ये भी सॉलिड रहेगा, Mg भी रहेगा, बट आपका मरकरी नहीं रहेगा। मरकरी लिक्विड में चेंज हो जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है बच्चे, बहने लगता है। फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो बच्चे द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन ब्लिस्टर कॉपरेज, तो बच्चे 98% सबसे ज्यादा होते हैं। 2% गलत, 70 गलत, 30 गलत, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चे 98%। 98%। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनको बड़े ही शानदार लाजवाब तरीके से पढ़ना है बच्चे। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मिलते हैं आगे के प्रश्नों के साथ। चलिए बच्चे आगे क्वेश्चन हम लगातार देखेंगे। ठीक है बच्चे,
40 नंबर में आते हैं, निम्नलिखित में एल्काइन है बच्चे, अमंग द फॉलोइंग एल्काइन इज। एल्काइन क्या होता है, एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है? आपको कार्बन कंपाउंड में पढ़ाया गया होगा बच्चे कि जो एल्केन होता है उसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जो एल्कीन होता है उसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, जो आपका एल्काइन होता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। देखिए जा रहा है यहाँ पर कहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो भाई देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल काट दो, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है रोक लो, यहाँ काट दो, यहाँ काट दो, मतलब आपका एल्काइन किसमें, इसमें। ठीक है बच्चे, किसमें, इसमें। जहां ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए वहां एल्काइन, जहां पर बच्चे डबल बॉन्ड पाया जाए वहां एल्कीन, जहां ट्रिपल सिंगल बॉन्ड पाया जाए वहां एल्केन। तो ये एल्केन, ये एल्कीन, ये एल्काइन और ये एल्कीन। ओके बच्चे, आगे चलेंगे नेक्स्ट। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो, तो इसका मतलब है कि इंग्लिश में बोलेंगे बच्चे, इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैक फ्रॉम आउटसाइड व्हाइल कुकिंग फूड, दिस मीन्स दैट। इसका क्या मतलब है, भोजन पूरी तरह नहीं पका है, द फूड इज नॉट कुक्ड थ्रोली, ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है, फ्यूल फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, ईंधन आर्द्र है, आर्द्र मतलब गीला है, द फ्यूल इज वेट, ईंधन पूरी तरह जल रहा है, जल रहा है तो फिर बच्चे काली क्यों होगी, लेकिन द फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली ना, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर पूरी तरीके से जल रहा है तो मतलब फिर आपका खाना पकेगा, काला नहीं होना चाहिए, आर्द्र है, इससे कोई मतलब नहीं, मतलब ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है, ये ऑप्शन सही, ये भी आपका क्या है, रॉन्ग। ठीक है बच्चे, फूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बच्चे, वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डज कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर। बच्चे, केवल कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड ओनली। ठीक है बच्चे, अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा CO2, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2, केवल CO2 ओनली CO2, कोयला कोयल। तो बच्चे केवल वाले तो ऑप्शन बिल्कुल काट दो, ये आपका सही आंसर क्या जाएगा, अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड और तथा CO2, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2, इसका राइट जवाब हो जाएगा बच्चे। अगला है बकमिंस्टर फुलेरिन अप्रूव है, बकमिंस्टर फुलेरिन इज एन एलेट्रोप ऑफ। तो बच्चे हम जानते हैं कार्बन के 3 एलेट्रोप होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलेरिन। तो बच्चे आपका सही जवाब जाएगा कार्बन, क्या जाएगा बच्चे, कार्बन, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट। साबुन के अणु में होता है जलरागी शीर्ष, जलरागी शीर्ष, रागी का मतलब होता है जल, इसमें जो वाटर में बिल्कुल डिजॉल्व हो जाए बच्चे। ठीक है, तथा जल विरागी पूछ, पूछ बाहर रहती है, मतलब जल आपका क्या जिसमें डिजोल्व ना हो, तो बच्चे यही आपका ऑप्शन हो जाएगा कि जल रागी शीर्ष, यानी कि जो आपका शीर्ष होता है ना बच्चे, वो जल के अंदर होता है, जल इसमें नहीं होता है। और जो आपकी पूछ होती है ना बच्चे, वो जल विरागी, जल विरोधी होती है बच्चे। ठीक है, और आपके ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे बच्चे। ठीक है, कि बच्चे हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल होती है बच्चे सोप में। फिर यहाँ पे क्या था दूसरा ऑप्शन, जल विरागी, जल विरागी शीर्ष तथा जल रागी पूछ, मतलब हाइड्रोफोबिक हेड, बिल्कुल गलत है भाई, जल विरागी शीर्ष होता ही नहीं है। शीर्ष जो होता है साबुन का जो हेड होता है, जो साबुन के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इसे इसे बोलते हैं C17, यानी इसे बोलते हैं एल्किल समूह, C17H35, और ये कितना है RCOO माइनस या COO माइनस। तो यहाँ पे ये जो वाला जो है, ये जल के अंदर, जल इसमें ही होता है, इसे बोलेंगे जल रागी शीर्ष और जल विरागी पूछ, यानी विरोधी मतलब विरागी। ठीक है बच्चे, तो जल रागी शीर्ष तथा जल विरोधी पूछ होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, इसको तैयार कर लीजिए बच्चे, स्क्रीनशॉट करेंगे मेरे दोस्त, फिर हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू देखते हैं। चलिए बच्चे, आगे क्वेश्चन को हम देखेंगे कंटिन्यू। अगला है बच्चे 45 नंबर, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम, द नेम ऑफ फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड इन लेबोरेटरी। बच्चे हम जानते हैं कि चीनी, एसिटिलीन, मीथेन और बच्चे यूरिया। तो मीथेन है ने सबसे पहले बनने वाला भैया, इसको बनाया था किसने, होलर ने बनाया था बच्चे, यूरिया। क्या बनाया था, यूरिया। अब चीनी बना नहीं, एसिटिलीन बना नहीं, मीथेन बना नहीं, सबसे पहले बनने वाला कार्बनिक का यौगिक का नाम है बच्चे यूरिया। फिर कह रहा है एल्केनो का समान सूत्र है बच्चे, द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज। तो हम जानते हैं एल्केन का CN2N+2 होता है,
एल्कीन का होता है CnH2n, और उसके बाद एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो ये बच्चे एल्केन है, बच्चे एल्कीन है, बच्चे एल्काइन है, तो बच्चे डेट इज ऑप्शन नंबर बी। हमें चाहिए एल्केन का फार्मूला, हमको इससे मतलब नहीं है बच्चे। नेक्स्ट, एथेनॉल की सोडियम से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? व्हेन एथेनॉल इज रिएक्ट विद सोडियम वी गेट, कौन सी गैस करते हैं बच्चे? देखो, C2H5OH की क्रिया करा देंगे Na से, तो बना देगा C2H5ONa। ओ यानी कि हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन गैस बच्चे कौन निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। कैसे? प्लस H2, और इसको 2 मॉलिक्यूल लगा देंगे, इसको 2 लगा देंगे, इसको 2 लगा देंगे, हाइड्रोजन गैस। तो बच्चे इस तरीके से हाइड्रोजन गैस वाला ऑप्शन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है भैया, केमिकल प्रॉपर्टीज। ये बताइए क्या होता है जबकि एथेनॉल का रिएक्शन सोडियम मेटल से कराया जाता है? तो बच्चे याद रखना, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और सोडियम एथॉक्साइड बनता है। नेक्स्ट बच्चे, श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? इन विच एटम इज प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन फाउंड। सबसे ज्यादा श्रृंखलन गुण किसमें पाया जाता है? भाई क्लोरीन का 1, ऑक्सीजन का 2, नाइट्रोजन का 3, कार्बन का संयोजकता 4 होता है। सबसे ज्यादा कौन जोड़ सकता है? कार्बन। इसका 4, इसका 3, इसका 2, इसका 1, मतलब सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन जोड़ सकता है? कार्बन मेरे दोस्त। तो ए फॉर एप्पल सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी होमोलॉगस सीरीज बच्चे पूछ रहा है, कह रहा है कि एमंग द फॉलोइंग होमोलॉगस सीरीज, इनमें से कौन सा? तो मैंने क्या बताया था कि जिन भी दो मेंबर्स के बिटवीन में CH2 का डिफरेंस होता है, जिनमें CH2 का अंतर होता है, वही तो आपकी होती है होमोलॉगस से समजाती श्रेणी। इनमें देखो अंतर CH2 का है नहीं है बच्चे, केवल C का अंतर है। इनमें देखेंगे तो हाँ CH2 का अंतर है, अभी फिलहाल मार दीजिए। इनमें देखेंगे नहीं, इनमें देखेंगे नहीं, ये आपका मेथेनॉल, ये आपका है C2H6 एथेन बच्चे। तो मतलब डेट इज ऑप्शन नंबर बी, ये आपके क्या हो जाएंगे? गलत। तो बच्चे सही ऑप्शन हो जाएगा CH2 C2H6। क्यों? मैंने क्या बताया था कि कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिनमें प्रत्येक सदस्य के बीच में CH2 का अंतर होता है, इनके भौतिक गुण क्या होते हैं बच्चे? भिन्न भिन्न परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या कहलाते हैं? समजातीय श्रेणी। इनको एक ही समान सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जैसे एथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, है ना बच्चे? इस तरीके से आपका हो गया मेथेन और ये हो गया एथेन। और इन दोनों में कितने का अंतर है? घटा दोगे, 2 कार्बन, 1 कार्बन, 1 कार्बन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए बच्चे? 6 में 4 गए, 2 CH2 का अंतर पाया जा रहा है, इसलिए हो जाएगी समजातीय श्रेणी। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डू नॉट कंटेन। भैया क्या नहीं होता है? एक आबंध, भैया एक आबंध, चतुष्फल की है संरचना यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, फिर सीसी आबंध कोड, फिर बच्चे डबल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और सैचुरेटेड में होता है सिंगल बॉन्ड। तो मतलब ये वाला भी सही, ये वाला भी सही, ये वाला भी सही, यानी कि हमारे हिसाब से हमको नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव, और ये सारे क्या हो जाएंगे? गलत। तो बच्चे हो जाएगा C डबल बॉन्ड C, क्योंकि जो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें द्विबंध या त्रिसहयोजी बंध पाया जाता है। तो डेट इज ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बच्चे? डी। साबुन किस प्रकार का यौगिक है? व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज सोप? सोप किस प्रकार का है भैया? एसिड अम्ल, अम्ल तो है नहीं। भस्म यानी एसेस तो है नहीं बच्चे। लवण है नहीं बच्चे। एस्टर है। कैसा है बच्चे आपका? एस्टर। सोप कैसा है बच्चे? कंपाउंड एस्टर है मेरे दोस्त, एस्टर है मेरे दोस्त। नोट कर लीजिए बच्चे फटाफट। चलिए बच्चे आगे क्वेश्चन हम देखेंगे लगातार। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, सोडियम में झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस अ फोम इन सोडियम इज बच्चा। तो सोडियम सिलिकेट, रेजिन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कास्टिक सोडा। तो बच्चे ऑप्शन आपका सोडियम सिलिकेट तो होगा नहीं, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा नहीं, इससे साबुन बनता है, कास्टिक सोडा से भी साबुन बनता है। तो डायरेक्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चे रेजिन। क्या हो जाएगा? रेजिन। एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र है MCl2 बच्चे, उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो देखिए, क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है, तो इधर लग गया, इसका वैलेंसी मान लो ये हुआ, ठीक है बच्चे। M का वैलेंसी कितना हो गया बच्चे? ये। तो हमसे कल इसका ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा बच्चे? ठीक है, यानी इसका कितना होता है बच्चे? इसका भी 1 है। तो बालक अगर हम बात करेंगे
तो ऑक्साइड का सूत्र, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? 2 होता है। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? 2। तो यहाँ पर इसका 1 होता तो इसके पास 1 है, अब इसके पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2, ये तो बेकार हो गया बच्चे, ये तो बेकार हो गया दोस्त। तो अब अगर हम बात करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है, तो इसका 2 हो गया, इसका 4 था, इसका 2 था, इसका 4 था, तो इसका कैंसिल हो गया। भाई देखो m का मतलब m पे रहा होगा कितना? m पे रहा होगा 4 और Cl पे होता है माइनस, तो माइनस 1 2 2 कट के 4। तो बच्चे यहाँ पर कितना आ गया? MCl2, यानी इसका 2 इस पर आ गया, तो मतलब इसका 2 फिर इस पे 4 मान लो, इस पर 2 फिर से कितना आ जाएगा? M2O आ जाएगा बच्चे। क्या आ जाएगा? M2O। याद कर लो बच्चे, इंपॉर्टेंट है ये। कैसे निकाला गया बता देता हूँ। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? 2। कितना होता है? माइनस का 2। m का वहां तो देखो कितना है? 4। कितना है? 4। तो इसे लिखेंगे M2O। एक मिनट, हाँ मेरे दोस्त, हाँ, इसका कितना होता था बच्चे? इसका कितना होता था? ठीक है, तो यहां से बेटा चलेंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होगा, m का 1 होगा। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होगा? 2। m कितना? 1 होगा। तो ये इस पे यानी कि M2O आ जाएगा बच्चे। इसका सही जवाब हो जाएगा M2O। शुद्ध वायु है बच्चे, प्योर एयर इज, प्योर एयर इज। तो बच्चे एक समांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर। फिर कह रहा है बच्चे धातुओं का मिश्रण, मिक्सर ऑफ मेटल्स। फिर बच्चे कह रहा है कि यौगिकों का मिश्रण, बच्चे मिक्सर ऑफ कंपाउंड्स, नन ऑफ दिस। देखो ना, ये समांगी मिश्रण है, बहुत सारी गैसें होती हैं, ना ये आपका यौगिक का मिश्रण है बच्चे, ना धातुओं का, नन ऑफ दीज। इसका आंसर जाएगा बच्चे। निम्न में से मिथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा रंग लाल हो जाता है? तो याद रखना, मिथिल ऑरेंज को अगर अम्ल में मिलाएंगे तो लाल हो जाता है। तो NaCl अम्ल है नहीं, H2SO4 अम्ल है, KOH अम्ल है नहीं, ग्लूकोज अम्ल है नहीं। तो मिथिल ऑरेंज को अम्ल में मिलाने पर उसका जो है कलर है, जो रंग है वो लाल हो जाता है, यानी H2SO4 अम्ल है, इसलिए आपका सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा बच्चे? आपका लाल। निम्नलिखित में से क्रिस्टलन का जल उपस्थित होता है, किसमें जल होता है? विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, यहाँ जल नहीं है, गलत ऑप्शन है बच्चे। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल होता है बच्चे, ठीक है बच्चे। धोने का सोडा, इसमें 10 मॉलिक्यूल जल होते हैं जल के। बेकिंग सोडा में होता नहीं, तो ऑप्शन जाएगा 3 और 2, यानी कि दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और ये आपके क्या हो जाएंगे बच्चे? गलत। तो बच्चे किसमें जल पाया जाता है? जल आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा मॉलिक्यूल होता है, और धोने का सोडा में 10 मॉलिक्यूल जल होते हैं। तो कहां पर क्रिस्टल हो गए जल के बच्चे? 1 और 3 में। नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट के जलीय विलयन की प्रकृति होती है। द नेचर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज। तो बच्चे पोटेशियम नाइट्रेट आपका कैसा होता है? न्यूट्रलाइज होता है। कैसा होता है बच्चे? न्यूट्रलाइज, उदासीन, क्षारीय होगा नहीं, अम्लीय होगा नहीं, क्योंकि ना अम्ल है ये ना क्षार है बच्चे। जब अम्ल है ना क्षार है बच्चे, तो बच्चे क्या करेंगे? तो बच्चे ये आपका हो जाएगा उदासीन। 1 मिनट, क्षारीय, क्षारकीय, यहाँ पे होगा क्षारकीय। क्या होगा बच्चे? क्षारकीय, जिसे बोलते हैं एल्के लाइन। नेक्स्ट है बच्चे, कॉपर सल्फेट में लोहे की कीलों को डुबोने में लगभग 1 घंटे पश्चात प्रेक्षित रंग होता है कि द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर अबाउट 1 आवर ऑफ प्लेसिंग आयरन नेल्स इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू होता है, या फिर बच्चे पेल ग्रीन होता है, या येलो होता है, या रेडिश ब्राउन होता है। तो बच्चे फीका हरा आ जाएगा इसका ऑप्शन। नीला नहीं होगा, पीला नहीं होगा, रक्ताभ नहीं होगा बच्चे, फीका हरा यानी पेल ग्रीन होगा। ठीक है बच्चे, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्त। देखिए बेटा, हमने आपके सारे क्वेश्चन, लगभग केमिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने 2 लेक्चर के थ्रू हल करा दिया है। पिछले वाले लेक्चर में अगर आपको थोड़ा सा आवाज में प्रॉब्लम हो तो बच्चे वो टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसको मैनेज कर लीजिए, या फिर बताइएगा तो मैं उसका दूसरा वीडियो डाल दूंगा। फिलहाल आपके लिए ये सारे इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा MCQ होने वाले हैं बच्चे, इनको पढ़ लेना बच्चे। उम्मीद करते हैं कि विज्ञान का जब भी पेपर दोगे तो रसायन विज्ञान में इन ऑब्जेक्टिव में से सारे ऑब्जेक्टिव फंस जाएंगे। ठीक है बच्चे, जय हिंद।